देना, कैमरा का फ्रेम अभी सही है? क्यों भाई, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देना। अभी फ्रेम जो है, स्क्रीन जो है वो सही है, आप सभी को प्रॉपर दिख रहा है? अच्छा, टिल्ट है, वो लाइनिंग तो खत्म हो गई होगी ना? टिल्ट है, उसको सही कर लेंगे, उसको सही कर लेंगे। वो जो स्पेस आ रहा था ऊपर, लाइनिंग आ रही थी, वो आई थिंक एलिमिनेट हो गई है। यस यस, क्लास स्टार्ट हो गई है, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? यस, एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लो। एवरीवन डू रिफ्रेश द क्लास, एवरीवन डू रिफ्रेश द क्लास। चलें फिर आगे बातचीत करें, आगे सभी लोग ऑल सेट? यस, ठीक है। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन और आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। तो अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो ये देखो, आज के टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेवलिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द लेवलिंग एंड इट्स टाइप्स। प्लेन लेवलिंग का कंसेप्ट क्या है, रिड्यूस लेवल क्या है, इन शॉर्ट अगर वी कैन से। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द लेवलिंग। लेवलिंग के केस में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में, कुछ बेसिक टर्म के बारे में समझेंगे और आगे फिर और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब तक के अपने इस सर्वेइंग के कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, जरा एक बार ये देख लो। तो इन द सर्वेइंग वी हैव कंप्लीटेड सम चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे पहला चैप्टर नंबर 1 था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली। अगला चैप्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, नेक्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, दैट वाज द लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट किया। तो लीनियर मेजरमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली और यहाँ पर जो मेन डिस्कशन हम लोगों ने किया वो रिलेटेड टू द चैन और टेप सर्वेइंग किया। दैट वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू द चैन एंड टेप सर्वेइंग। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया। अगला चैप्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज द ट्रैवर्स सर्वेइंग। तो यहाँ पर क्लोजिंग एरर और क्लोजिंग एरर को ख़त्म करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बात करी बॉडिच मेथड की, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांजिट मेथड इन द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है दैट वाज रिलेटेड टू द बॉडिच मेथड एंड ट्रांजिट मेथड, और वहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है दैट वाज द ट्रैवर्स सर्वे। क्लियर नहीं दिख रहा है? अरे भैया वीडियो क्लियर है, बलजीत बोल रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी लोग बता दें, बाकी लोग एक बार बता दें क्लियर दिख रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हो गए ओके? अरे हाँ, रिफ्रेश कर लो भाई, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्लियर दिख रहा है ना? ऑल क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब एकदम क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक का ये डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक का ये डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आगे बातचीत करी जाए। शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन फर्दर? बोलो भाई, शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन फर्दर? तो अगला जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सर्वेइंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द लेवलिंग। आइए भाई, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द लेवलिंग। तो सबसे पहला सवाल आता है, जैसे आपने चैन सर्वे किया, जैसे आपने कंपास सर्वे किया, तो हर सर्वे का हमारा कोई एक ऑब्जेक्टिव था।
चैन सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कंपास सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजरमेंट ऑफ द बियरिंग। बियरिंग के मेजरमेंट की बात करी थी हम लोगों ने, याद है सभी को। ट्रैवर्स सर्वे में हम लोगों ने लीनियर मेजरमेंट किया और एंगुलर मेजरमेंट किया। वी हैव कवर्ड द एरिया टू बी सर्वेड। जो भी एरिया हमें सर्वे करना था उसके लिए हम लोगों ने क्या अप्रोच फॉलो की? फॉर दैट वी हैव कवर्ड द इंटायर एरिया विद द हेल्प ऑफ द सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। तो कुछ लाइंस की हेल्प से जो कि कनेक्टेड थी एक दूसरे से, आपने उस पूरे एरिया को कवर किया और वहां पर लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म करके, बाय परफॉर्मिंग द लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट वी हैव कवर्ड द इंटायर एरिया, और वहां की डिटेल को हम लोगों ने कलेक्ट किया। तो क्या मेरा कोई लाल मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेवलिंग? अब जो सर्वेइंग आप पढ़ने जा रहे हैं, लेवलिंग के बारे में आप बातचीत करने जा रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई इस सर्वे का भी कोई ना कोई तो प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई तो सर्टेन मेजरमेंट होगा जो आप परफॉर्म करेंगे टू फाइंड अनइवन सरफेस। वरुण कह रहे हैं टू फाइंड अनइवन सरफेस ऑन द ग्राउंड। अनइवन सरफेस को फाइंड आउट करके क्या कर लोगे? मान लो कहीं ग्राउंड का सरफेस ऐसा है तो ये तो हम देख के बता देंगे अनइवन है। कहीं अगर ग्राउंड की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है तो इसमें लेवलिंग करने की क्या जरूरत है? जस्ट बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन, और यू कैन से जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय रिकनेंस सर्वे। रिकनेंस सर्वे की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि ये ग्राउंड जो है वो अनइवन है। ऐसा अगर कोई हमें ग्राउंड देखने को मिल रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं प्लेन ग्राउंड है या फिर लेवल्ड ग्राउंड है। प्लेन ग्राउंड है या फिर लेवल्ड ग्राउंड है, तो इसमें लेवलिंग करने की क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया, तो काफी हद तक कुछ लोग पहुंच रहे हैं। तो लेवलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेजर वर्टिकल डिस्टेंस। आउल्यो, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, अब हम लोग एंट्री मार चुके हैं भाई साहब, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करेंगे। चलो भाई, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करना भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है, देख लेंगे क्या तरीका है क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्यारा सा पॉइंट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं P से। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P? तो मेरा वही प्यारा सा सवाल है कि अगर हमारे पास कोई प्यारा सा पॉइंट P है तो इस P पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी? इस P पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी? व्हाट विल बी द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P? बता सकते हैं आप सभी लोग, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P। वर्टिकल डिस्टेंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है ये तो हम लोगों ने शुरुआती लेक्चर में ही समझ लिया था। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल क्या होता है। अच्छा, रेफरेंस क्या है? काफी तेज हो गए हो, मतलब इस पॉइंट P की वर्टिकल डिस्टेंस आप नहीं बता सकते हैं? When the two planes are perpendicular to each other, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा ये प्लेन है और दूसरा प्लेन इज समथिंग लाइक दिस, दूसरा प्लेन इज समथिंग लाइक दिस। तो एक पॉइंट अगर मान लीजिए आपका, एक पॉइंट अगर मान लीजिए इस प्लेन पे लाई कर रहा है P1, दूसरा पॉइंट आपका दूसरे प्लेन पे लाई कर रहा है, और ये एंगल अगर परफेक्ट 90 डिग्री है, तो क्या हम इसी डिस्टेंस को प्यार से वर्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं? तो क्या हम इसी डिस्टेंस को प्यार से वर्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं? यस और नो? जुबैर कह रहे हैं MSL पता होना चाहिए। क्या होता है ये MSL जुबैर? जुबैर ये MSL क्या होता है? तो पहले तो मैंने वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन कर दिया, चलो अभी मैं नहीं जानता हूँ MSL, बीच में टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे तो फिर बताएंगे MSL क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मीन सी लेवल होता है, ये तो फुल फॉर्म बता दिया, मैं पूछ रहा था होता क्या है। चलो अब ध्यान से सुनो यहाँ पे।
तो अगर मैं इस P पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूं तो वी कैन नॉट मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस until and unless we don't know the reference। आप मुझे रेफरेंस प्लेन बताइए, रेफरेंस पॉइंट बताइए। जब आप रेफरेंस बताएंगे उसके बाद ही मैं वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद ही मैं वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं। सर्वेइंग में टेक्निकली इसी वर्टिकल डिस्टेंस को, सर्वेइंग की भाषा में टेक्निकली इसी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम लोग एक टर्म यूज कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। आप सभी ने ये दो टर्म सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे। एक टर्म होता है हाइट और एक टर्म होता है डेप्थ। सभी ने सुन रखा हाइट और डेप्थ। हाइट और डेप्थ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जुबैर करें समुद्र तल से दूर वर्टिकली। अच्छा चलो ठीक है। हाइट और डेप्थ में क्या फर्क है? पहली बात समझने वाली ये है कि दोनों ये कैसे मेजरमेंट हैं? दोनों ये वर्टिकल डिस्टेंस के मेजरमेंट हैं। अगर कोई पॉइंट हमारा रेफरेंस के एबव लाई कर रहा है तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं हाइट। अगर कोई पॉइंट हमारा रेफरेंस के नीचे लाई कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है, तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं डेप्थ। बट हैं तो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट ही ना। तो जनरल नोटेशन क्या होता है? हाइट को हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लो इन दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट की जो वर्टिकल डिस्टेंस है रेफरेंस से वो 5 मीटर है। समझना जरा ध्यान से, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। अगर मैं केवल इन दोनों पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बताता तो आप कैसे पता लगाओगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ए और पॉइंट बी? हाँ, मैं कैसे बता पाऊंगा कि आर यू टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ए और पॉइंट बी? बिकॉज हेयर आर द टू पॉइंट्स, बोथ द पॉइंट्स आर हैविंग द 5 मीटर डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस। तो ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म यूज कर लिया हाइट और दूसरा टर्म यूज कर लिया डेप्थ। या फिर अगर मैं इसको बोल दूं कि ये जो डिस्टेंस है वो +5 मीटर है और ये डिस्टेंस जो है वो -5 मीटर है, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। +5 मीटर दैट मीन्स वी आर मेजरिंग अबव द रेफरेंस पॉइंट and -5 मीटर डिस्टेंस दैट वी आर मेजरिंग बिलो द रेफरेंस पॉइंट। +5 मीटर जो है वो अबव द रेफरेंस पॉइंट मेजर कर रहे हैं और -5 मीटर जो हम मेजर कर रहे हैं दैट वी आर मेजरिंग बिलो द रेफरेंस पॉइंट। कहानी क्लियर है यहां तक? तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हमने अपनी सहूलियत के लिए डिफाइन कर रखे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसी को टेक्निकली हाइट वाले को टर्म को आप क्या बोल देते हैं? एलिवेशन भी बोल देते हैं। अब समस्या ये है, अभी अगला डिस्कशन जो हम लोग करने जा रहे हैं कि जब कभी भी हम वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो रेफरेंस क्या लें। तो अगर किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एज द रेफरेंस चेंज, जैसे जैसे हमारा रेफरेंस चेंज होता चला जाएगा, क्या उस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस भी बदलती चली जाएगी? क्या उस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस भी चेंज होती चली जाएगी? यस और नो? एज द रेफरेंस विल चेंज, जैसे जैसे हमारा रेफरेंस चेंज हो रहा है क्या उस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस भी बदल रही है? अब आपने किसी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस मेजर की, उसके लिए कुछ रेफरेंस लिया, मैंने उसी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस मेजर की और मैंने उसके लिए अलग रेफरेंस ले लिया। मतलब सेम पॉइंट के लिए वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट अलग है,
और मेरा रेफरेंस पॉइंट अलग है। इन दैट केस सेम पॉइंट की हम दो वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे। सेम पॉइंट की हम दो वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे, मानते हो कि नहीं? और भैया एक ही पॉइंट की दो पोजीशन मतलब कंफ्यूजन, एक ही पॉइंट की दो पोजीशन मतलब कंफ्यूजन। वी डोंट गेट एनी क्लियर आइडिया। हाँ, अगर मेरे लिए और आपके लिए उस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रेफरेंस सेम होता, अगर मेरे लिए और आपके लिए उस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रेफरेंस सेम होता, तो हम दोनों लोग सही एक ही वैल्यू की बात कर रहे होते। अब आप किसी अलग रेफरेंस से वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, मैं किसी अलग रेफरेंस से वैल्यू को मेजर कर रहा हूं, तो ऐसे में तो हो जाएगा कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन हमें जिंदगी में चाहिए नहीं। ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा कंफ्यूजन, एंड वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन। तो अब हम लोग बात करते हैं रेफरेंस की, समझिए जरा। तो एक्चुअल में अगर अर्थ की बात करें तो अवर अर्थ इज समथिंग लाइक दिस, और यहां कहीं हमारी अर्थ का सेंटर होगा, कहीं ना कहीं तो अर्थ का सेंटर होगा, मानते हो कि नहीं? कहीं ना कहीं तो अर्थ का सेंटर होगा, बोलो। अर्थ सरफेस में अगर कोई भी पॉइंट मैं ले लूं, मान लो ये पॉइंट मैंने प्यारा से ले लिया P, और अगर इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम मेजर कर लें, तो इसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट लेवल। क्या टर्म यूज करते हैं? एब्सोल्यूट लेवल। अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसको टेक्निकली हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ दैट पॉइंट। अब समस्या ये है कि हम बार बार अर्थ के सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस कैसे मेजर करें? अब जैसे जहां आप बैठे हुए हैं, जहां मैं खड़ा हुआ हूं, अगर इस पॉइंट की मुझे अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो कहां से ढूंढें अर्थ का सेंटर, और कैसे मेजर करें ये डिस्टेंस? प्रॉब्लम है कि नहीं है? हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? हाँ, अगर आप अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट लेवल ऑफ दैट पॉइंट। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, हमने क्या करा? हमने एक प्यारा सा टर्म डिफाइन किया जिसकी जुबैर बहुत देर से बात कर रहा था। इसको बोलते हैं मीन सी लेवल। हमने बोला हम अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट नहीं करेंगे, दिक्कत हो रही भाई। अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट नहीं करेंगे, हमें दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि एक आसान तरीका ढूंढते हैं। तो एक टर्म आपने डिफाइन किया जिसको बोलते हैं मीन सी लेवल। पूरे कंट्री के लिए, हम लोगों ने एक समुद्र के लेवल को डिफाइन कर दिया। अब जैसे अगर आप जानते हो तो समुद्र में क्या होता है, लहरें कुछ इस तरीके से होती हैं। दिन में एक बार आता है हाई टाइड। हाई टाइड के समय आपका जो समुद्र का सी लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल से, और एक सिचुएशन आती है लो टाइड की। जानते हो कि नहीं? मुंबई गए हो घूमने? अरे जहां पे भी समुद्र होगा सब जगह आता है। मुंबई घूमने जाना कभी, तो एक हाजी अली की दरगाह है, सुना होगा सभी ने। मुंबई घूमने गए हो कभी? जाना कभी, बढ़िया जगह है। हमको तो बहुत मजा आया। तो हम गए थे 2016 में, 2015 या 16 में गए थे पहली बार मुंबई। बहुत मजा आया, अद्भुत। आईआईटी मुंबई गए थे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया जगह है, समझ रहे? तो जब वहां आप जाओगे, ठीक है, हाँ, रैंक ला के ही जाना। हाँ,
अरे सब बता रहे हैं वरुण, थोड़ा सा यार, थोड़ा माहौल तो बनाने तो, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। तो जैसे अब हाजी अली की दरगाह, एक जो मैंने जगह बताई, विजिटिंग प्लेस है, सिद्धि विनायक मंदिर भी है बिल्कुल, वहां पर भी आप जा सकते हैं घूमने। तो हाजी अली की दरगाह क्या है बेसिकली, जैसे आपका ये बीच है, ये मान लो बीच एरिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर आपको जाना पड़ता है, यहाँ एक टापू टाइप का है, यहाँ पर वो प्लेस है जो आप विजिट करते हैं। समझ रहे हो, समुद्र के अंदर, थोड़ा सा, बहुत अंदर नहीं है। तो सी साइड से कोस्टल जो लाइन है आपके, उससे थोड़ा सा अंदर ये प्लेस है जो आप विजिट करते हैं। तो शाम के टाइम पे जैसे आप जनरली जाओगे, जो जिस समय हाई टाइड्स होते हैं, तो उस समय हाई टाइड्स के दौरान ये जो रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये जो रास्ता बना हुआ है ये डूब जाता है पानी में। क्यों डूब जाता है? क्योंकि हाई टाइड के टाइम्स में हमारे सी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली लो टाइड्स के टाइम पे हमारा लेवल डिक्रीज कर जाता है। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस समुद्र के सरफेस का एक लेवल डिफाइन करूं। अब दिक्कत है कि हाई वाला लेवल लें कि लो वाला लेवल लें। जिस समय हाई टाइड्स है वो लेवल लें, और जो 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 जिस समय लो टाइड्स है कि वो लेवल लें। ठीक है, हाँ, भोपाल में भी एक बार गए थे घूमने, कौन सा था, छोटा बोलते हैं कि लोअर अपर करके कुछ है ना। हाँ, गए थे एक बार। लोअर लेक अपर लेक है क्या, एक बार कंफर्म करना, भोपाल में, भोपाल में ही तो थे, हाँ। लोअर लोअर और अपर, हाँ, ऐसा कुछ है ना, हाँ, बढ़िया जगह है, गए थे हम, वहां भी गए हैं। पोहा जलेबी है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। हम्म। सुबह का नाश्ता क्या है? पोहा जलेबी। क्यों? कुछ लोग को स्वाद आ गया होगा। हम्म। पटना भी गए हैं, पटना में भी गए हैं। हम्म। लगभग लगभग पूरे इंदौर में ही पोहा जलेबी पूरे एमपी में ही पोहा जलेबी खाया जाता है। हम्म। चलो, आगे बातचीत करें कि खाने की बात कर लें? आगे बातचीत करें। बोलो भाई। तो हमने कहा हमें एक समुद्र का एक लेवल डिफाइन करना है, तो हमने करना हाई वाला करेंगे ना लो वाला करेंगे। हमने इस समुद्र का एक मीन लेवल डिफाइन कर दिया। हमने इस समुद्र का एक मीन लेवल डिफाइन कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल। इसी को हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल। बहुत जगह घूमे बेटा, इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटीज में घूमे हुए हैं। घूमे क्या, रुके हुए हैं, टाइम दिया हुआ है। हाँ, साउथ वाला पोर्शन में नहीं गया बहुत ज्यादा, बट इधर वाला तो सब है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं कि भैया एक दिन का मीन ले लिया, एक दिन का मीन नहीं लिया, हम लोगों ने क्या करा, अब इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग 19 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग नहीं करते हैं, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएमडी। क्या बोलते हैं? एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही है ये, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही आपको मिलेगा आईएमडी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या करा, 19 साल का डेटा लिया, हाई टाइड और लो टाइड का, और हाई टाइड और लो टाइड के डेटा के बेसिस पे एक सिंप्लीफिकेशन करके एक आपको सी लेवल प्रोवाइड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल। ये जो मीन सी लेवल डिफाइन किया गया है, ये थ्रू आउट द कंट्री डिफाइन कर दिया गया है, कि पूरे कंट्री के लिए हमने एक समुद्र का लेवल बता दिया। इंडिया में ये लेवल हम डिफाइन करते हैं मुंबई से। इन इंडिया वी आर डिफाइनिंग दिस लेवल
आज की डेट में ये लेवल जो डिफाइन किया जाता है वो मुंबई से डिफाइन किया जाता है। बिफोर पार्टीशन, जब आजादी के पहले, पार्टीशन के पहले, ये हम लोग डिफाइन करते थे कराची से। तो बिफोर पार्टीशन द मीन सी लेवल वॉज डिफाइंड फ्रॉम द कराची, बट नाउ इट इज डिफाइंड फ्रॉम द मुंबई। मुंबई हाई से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आपके लिए क्या कर दिया है, थ्रू आउट द कंट्री एक लेवल डिफाइन कर दिया समुद्र का, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स डेटा ओवर द पीरियड ऑफ 19 ईयर्स। 19 साल का डेटा लिया गया है, 19 साल के डेटा के बेसिस पे इसको डिफाइन कर दिया गया है। करंटली इन इंडिया वी आर डिफाइनिंग द मीन सी लेवल फ्रॉम द मुंबई हाई। बिफोर पार्टीशन इट वाज डिफाइंड फ्रॉम द कराची। क्लियर है बात सभी को? ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? अब ये मीन सी लेवल डिफाइन करने से फायदा क्या हुआ? जैसे अभी मैं 3rd फ्लोर में हूं, समझो जरा, अभी मैं क्या हूं, 3rd फ्लोर में। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस में मेरा ये घर बना हुआ है, डब्बा पहला दूसरा तीसरा। मान लो यहाँ पर खड़े होके मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, तो यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे टीवी लगी हुई है, और यहाँ पे पूरा सेटअप कंप्यूटर रखा हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारा ये बोर्ड लगा हुआ, और ये मैं क्लास ले रहा हूँ, ये माहौल चल रहा है। मेरा अचानक से मन कर गया कि मैं जिस फ्लोर पे हूँ, मैं इस फ्लोर में किसी पॉइंट P की वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ। मैं इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ। अब बताओ कहाँ से मेजर करें? तो रेफरेंस चाहिए, बिना रेफरेंस के तो मेजर कर नहीं सकते। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि अगर हम किसी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मेजर करते हैं, और अगर अब मैं डिफाइन कर दूं, क्योंकि ये टर्म हम लोगों ने पढ़ लिया है, इस तरीके से अगर हम मीन सी लेवल डिफाइन कर दें, तो इसी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसको टेक्निकली बेटा हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड लेवल ऑफ दैट पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस आप सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर कर रहे हैं, तो आप बोल देंगे वो डिस्टेंस जो होगी वो उस पॉइंट की एब्सोल्यूट मेजरमेंट होगा, एब्सोल्यूट लेवल होगा। और अगर किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस हम मीन सी लेवल से डिफाइन कर रहे हैं, मीन सी लेवल से मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो रिड्यूस लेवल यूज करेंगे। फॉर दैट वी विल यूज द टर्म एज द रिड्यूस लेवल। तो जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल लिया कि मान लो इस फ्लोर के पी पॉइंट का मुझे आरएल फाइंड आउट करना है, इस फ्लोर के पी पॉइंट का आरएल फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे मीन सी लेवल से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करनी है, मतलब मुझे मीन सी लेवल से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करनी, तभी तो मैं बोलूंगा दैट विल बी द आरएल ऑफ द पॉइंट पी। अगर रेफरेंस हमारा मीन सी लेवल होगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि जो भी वर्टिकल डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट पी का रिड्यूस लेवल होगा, हाँ या ना? अब समस्या ये है, ये पॉइंट जो है ये कानपुर में है, और जहां तक मुझे जानकारी है कानपुर में समुद्र नाम की कोई चीज नहीं है। गंगा नदी है हमारे यहाँ, बट कानपुर में समुद्र नहीं है। तो जब समुद्र ही नहीं है तो हम कैसे पता लगाएं कहां पर हमारा मीन सी लेवल है? तो हम कैसे पता लगाएं कि कहां पर हमारा मीन सी लेवल है? अनटिल एंड अनलेस हम रेफरेंस को फिक्स नहीं करेंगे तो मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो आप कानपुर में समुद्र कहां से लाएं? और आप अपने शहर से बैठे बैठे मुझसे पूछ रहे हो कि सर पी पॉइंट का आरएल बताइए। मतलब मेरे और आपके लिए रेफरेंस भी सेम होना चाहिए। दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? अरे भैया, जब रेफरेंस ही नहीं लोकेट कर पाओगे तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे मेजर कर लोगे? जब रेफरेंस ही नहीं लोकेट कर पाओगे तो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कैसे कर लोगे? वो सब तो बात की बात है। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? चलो कोई बात नहीं, कंक्लूड करते हैं।
तो दो टर्म पढ़े मैंने, एल पढ़ा, इसके लिए रेफरेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ अगर रेफरेंस है तो एब्सोल्यूट लेवल, और अगर मीन सी लेवल हमारा रेफरेंस है तो उसके लिए टर्म हम लोग यूज करेंगे रिड्यूस लेवल। मीन सी लेवल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आएंगे इस प्रॉब्लम पे वापस आएंगे, इस पॉइंट पे हम लोग वापस आएंगे, चिंता मत करो, इस पॉइंट पे हम लोग वापस आएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो समस्या ये है कि हमें जनरली सर्वे में लेवलिंग की हेल्प से हम आरएल फाइंड आउट करते हैं। दैट पॉइंट में बी ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस, ये भी हमें पता है। सर्वेइंग में जिस भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो पॉइंट आपका ऑन द अर्थ सरफेस हो सकता है, अबव द अर्थ सरफेस हो सकता है, और बिलो द अर्थ सरफेस हो सकता है। कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है, उसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है, उसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो भाई। तो अब कुछ और टर्म डिफाइन करते हैं, इनसे काम नहीं चल रहा, मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ और टर्म डिफाइन करते हैं। अगला जो प्यारा सा टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क। अगला जो प्यारा सा टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क। शॉर्ट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, शॉर्ट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, बीएम की हेल्प से। किसी भी सर्वेइंग में, सुनो ध्यान से, किसी भी सर्वेइंग के वर्क में, किसी भी लेवलिंग के वर्क में, ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट, पॉइंट हैविंग द, पॉइंट हैविंग द नोन आरएल, पॉइंट हैविंग द नोन आरएल इज नोन एज द बेंचमार्क। पूरे लेवलिंग वर्क में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि जिसकी पोजीशन आपको पता है, जिसका एलिवेशन आपको पता है, जिसका रिड्यूस्ड लेवल आपको पता है, ऐसे पॉइंट को हम आज के बाद बोल सकते हैं बेंचमार्क। द पॉइंट हैविंग द नोन आरएल इज नोन एज द बेंचमार्क। तो समस्या अब धीमे धीमे खत्म हो रही है कि अगर हम कोई लेवलिंग वर्क कर रहे हैं और वहां पर एक भी हमें ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसकी पोजीशन डिफाइंड है, जिसकी पोजीशन नोन है, तो क्या उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं? एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक कोई पॉइंट है, ये मान लो बेंचमार्क है, मैंने बोला भाई ये बेंचमार्क है। कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। अगर मैं चाहूं तो क्या इस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में मैं इन पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूं? बोलो, कर सकता हूं, यस और नो? ठीक है, तो अब जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 जो है वो +3 मीटर है, पॉइंट 3 जो है वो +1 मीटर है, पॉइंट 2 जो है वो -2 मीटर है। तो क्या हमने, अगर मुझे इसका आरएल पता है, मान लो इसका आरएल 100 है, तो व्हाट विल बी द आरएल ऑफ पॉइंट 1? जल्दी बोलो, खत्म। अगर मुझे बेंचमार्क का आरएल पता है तो पॉइंट 1 का आरएल कितना होगा? अरे यार, अब इतनी देर लगाओगे? अगर मुझे पॉइंट 1 का आरएल पता है, पॉइंट बेंचमार्क का आरएल पता है, तो पॉइंट 1 का आरएल क्या होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 103। अरे गुस्सा हो गया, लो। अच्छा, इसका आरएल हो जाएगा पॉइंट 2 का 98, इसका आरएल हो जाएगा 101। यही तो होगा, बोलो। लेकिन समस्या तो ये है कि ये बेंचमार्क पता कैसे चलेगा? समस्या तो ये है कि ये बेंचमार्क हमें पता कैसे चलेगा? अगर ये पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये पता चल गया है तो फिर कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ बेंचमार्क के बारे में। इसके लिए हमें बातचीत करनी पड़ेगी टाइप्स ऑफ बेंचमार्क के बारे में,
कि लेवलिंग के केस में हम कौन कौन से बेंचमार्क यूज कर सकते हैं। इन जनरल अगर मैं आपसे बोलूं तो अभी मैंने बेंचमार्क डिफाइन कर दिया, मतलब ऐसे बेंचमार्क, ऐसा पॉइंट जिसकी पोजीशन आपको पता है, जिसकी पोजीशन आपको पता है। ठीक है, चलो अभी इसकी बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेंचमार्क, देखो अभी लेवलिंग की बात करेंगे, पहले आ जाते हैं बेंचमार्क पे। तो ये मैंने आपको बता दिया, मीन सी लेवल क्या होता है, एवरेज सी लेवल डिफाइंड बाय द आईएमडी। 19 ईयर्स का डेटा मुंबई हाई, बॉम्बे हाई से भी डिफाइन करते हैं। आज़ादी के पहले कराची से डिफाइन करते थे, पार्टीशन के पहले कराची से डिफाइन करते थे। किसी भी पॉइंट के अगर लेवल की बात करें तो दो लेवल होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट लेवल और दूसरा होता है आपका रिड्यूस लेवल। एब्सोल्यूट लेवल को डिफाइन करने के लिए जो रेफरेंस हम लोग लेते हैं वो रेफरेंस होता है सेंटर ऑफ अर्थ, और किसी भी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिफाइन करने के लिए जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं वो रेफरेंस होता है आपका, वो रेफरेंस होता है आपका मीन सी लेवल, वो रेफरेंस होता है आपका मीन सी लेवल। क्लियर है बात सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? सब कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार समराइज कर रहे हैं, ठीक है। आगे आइए। तो अब जैसे रिड्यूस लेवल के बारे में मैंने आपको बता दिया, बेंचमार्क की बात कर रहे थे, तो एनी स्टेशन और द पॉइंट हैविंग द नोन आरएल। तो सर्वेइंग में जनरली हम चार तरीके के बेंचमार्क की बात करते हैं। पहला होता है जीटीएस बेंचमार्क, पहला होता है जीटीएस बेंचमार्क, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। The GTS benchmark are established by the Survey of India throughout the country. The levels of the GTS benchmark are determined very accurately with respect to the mean sea level from the Mumbai High. मतलब क्या है कि पूरे देश में, अभी आपने बोला था ना कि जो मीन सी लेवल आप डिफाइन कर रहे हो वो मीन सी लेवल हम थ्रू आउट द कंट्री डिफाइन कर रहे हैं। तो पूरे देश के सभी हिस्सों के लिए, सभी जगह के लिए जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है हमारा, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मुंबई में जो आपका मीन सी लेवल है उसके रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट को मार्क कर दिया गया है परमानेंट स्ट्रक्चर्स पे। तो ऐसे बेंचमार्क को फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं कि कानपुर में एक जगह है, एक पॉइंट बना दिया जहां पे लिख दिया भैया ये पॉइंट है, इसका एलिवेशन 101 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट जहां पे भी मार्क किया गया है, परमानेंट स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, अगर उसका बेंचमार्क का एलिवेशन 101 मीटर है, इसका मतलब जो जहां कहीं भी मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से उस पॉइंट की जो हाइट है वो 101 मीटर है। यही तो मतलब हुआ। तो जीटीएस बेंचमार्क जो होते हैं ये सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट हमारा थ्रू आउट द कंट्री डिफाइन करता। आ रहे हैं जुबैर, आ रहे हैं, मत परेशान हो, सब बता देंगे, सब बता देंगे, चिंता मत करो, बस सुनते रहो, सब बता देंगे। क्लियर है? तो जीटीएस बेंचमार्क का कहानी क्लियर हो गया। यस, मैंने बोला ना, अगर हम आरएल की बात कर रहे हैं, अगर हम आरएल रिड्यूस लेवल की बात कर रहे हैं, दैट्स मीन वी आर परफॉर्मिंग द मेजरमेंट ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन सी लेवल। अच्छी बात यह कि हमें और आपको ये पॉइंट डिफाइन नहीं करने हैं, हमें और आपको ये पॉइंट डिफाइन नहीं करने, हमारे लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने ये पूरा थ्रू आउट द कंट्री ऐसे कुछ पॉइंट को हर जगह डिफाइन कर रखा है। क्लियर है भाई? दूसरा बेंचमार्क जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट बेंचमार्क, एनी बेंचमार्क विच आर डिफाइंड बाय आइदर सर्वे ऑफ इंडिया और अदर ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी कॉल्ड एज द परमानेंट बेंचमार्क, दीज आर डिफाइंड ऑलवेज ऑन द परमानेंट स्ट्रक्चर। अब जैसे सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट हो गया, और भी डिपार्टमेंट है, जैसे जैसे मैं बात करूं हमारा इंडियन रेलवे, जैसे मैं बात करूं हमारे पास एक डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवे, एक डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी अपने कुछ पॉइंट्स को, परमानेंट स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं मीन सी लेवल से। तो सर्वे ऑफ इंडिया भी कर सकता है,
परमानेंट बेंचमार्क डिफाइन, और साथ साथ कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैंने आपको बताया इंडियन रेलवे या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप एक काम करना, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाना, किसी भी रेलवे स्टेशन को जब विजिट करना, तो आप जब रेलवे स्टेशन को विजिट करेंगे तो हालात कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। हर रेलवे स्टेशन पे एक लगा रहता है बोर्ड, तो हमारे यहाँ भी लगा है। हर रेलवे स्टेशन पे लगा रहता है बोर्ड, और उसमें कुछ इस तरीके से लिखा होगा कानपुर सेंट्रल। अबे जरूरी नहीं कानपुर सेंट्रल लिखा हो, जरूरी नहीं है कानपुर सेंट्रल लिखा हो। येलो कलर का बैकग्राउंड होगा, और नीचे देखोगे जब ध्यान से तो ब्लैक कलर से लिखा रहता है, ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ऐसे लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई, और कोई एक वैल्यू लिखी होगी, फॉर एग्जांपल 126 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई, अंग्रेजी में भी लिखा होगा हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल 126 मीटर। ऐसा ऑब्जर्व करना। हर स्टेशन पे, हर रेलवे स्टेशन पे जो आपका बोर्ड होता है प्लेटफॉर्म पे लगा रहता है, वहां पर आप जाके देखेंगे तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा समुद्र तल से ऊंचाई। नहीं, अब जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनको अपने ऑपरेशंस के लिए आरएल की जरूरत पड़ती है। अब एयरक्राफ्ट किस एल्टीट्यूड पे है, किस एल्टीट्यूड पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली से कोई एयरक्राफ्ट है जो हमारा फॉर एग्जांपल जा रहा है मनाली, तो एल्टीट्यूड का डिफरेंस होगा। तो जब आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए एल्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, क्योंकि उससे आपके फ्यूल कंबंशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं, उससे आपकी रनवे की जो लेंथ होती है वो अफेक्ट होती है। तो इसलिए वो अपनी सहूलियत के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए उन्हें हर पॉइंट्स के एलिवेशन पता होने चाहिए। अब कभी कभी पूछ ले जाता है कि भैया एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे हमारा एयरपोर्ट बना है, लोएस्ट एल्टीट्यूड पे हमारा एयरपोर्ट बना है, समझ रहे हो। तो एल्टीट्यूड की उन्हें जरूरत पड़ती, तो सर वो सर्वे ऑफ इंडिया का काम होना चाहिए ना। AIII खुद का इंजीनियर भेजना है, इसका मतलब। अब खैर इस पे नहीं जाते किसका काम होना चाहिए किसका काम नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन तो होता ही होगा, समझ रहे हो। देखो लेवल देखिए आप, अभी थोड़ी देर में वकालत शुरू कर देंगे। हाँ, कह रहे हैं, कहा तो गया है कि सर्वे, अब भैया तुम सक्षम हो तो हम तुम्हें जबरदस्ती थोड़ा बैठा लेंगे। हम तुम्हें जो सर्वे में पढ़ा रहे हैं, मान लो तुम्हें सर्वे का दिव्य ज्ञान है, मान लो तुम्हें सर्वेइंग जो है वो तुम सीख के आए हो सकता है ऐसा, अर्जुन हो तुम मान लो। हाँ, सर्वेइंग का तुम पूरा ज्ञान तुम रखते हो बाय डिफॉल्ट, होता है ना, नेचुरल ज्ञान हो जाता है किन किन चीजों का, बाय गॉड ग्रेस, गॉड गिफ्ट होता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो तुम सर्वेइंग के सर्वज्ञाता हो, तो तुम मेरी क्लास में क्या करोगे फिर। तो हम तुम्हें सर्वेइंग पढ़ा सकते हैं, तुम्हें अगर समझने की जरूरत है तो तुम पढ़ोगे, अगर वो चीजें तुम्हें आती पहले से तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करोगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे। तो ऐसा थोड़ा कि एयर सर्वे ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है, लिखा तो था, देखो लिखा तो था आइदर सर्वे ऑफ, भैया ये भी तो गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट हैं, इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो। तो इफ दे आर कैपेबल, अगर वो कैपेबल है तो डिफाइन कर लेंगे। अब बैठे रहने, नहीं सर्वे ऑफ इंडिया ही करेगा तभी मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। हैं, समझ गए। तो लिखा तो है, और नहीं तुम्हारे बस का है, बहुत डिपार्टमेंट है उनके बस का नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट करेंगे सर्वे ऑफ इंडिया से कि भैया हमें पॉइंट चाहिए, डिफाइन करिए आके। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे पॉइंट को आपने बोल दिया परमानेंट बेंचमार्क। अगला होता है टेम्परेरी बेंचमार्क। अरे नाम ही इसका बोल रहा टेम्परेरी, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा। एनी बेंचमार्क विच आर यूज्ड फॉर द टेम्परेरी पर्पस कॉल्ड टेम्परेरी बेंचमार्क।
हमने कोई भी सर्वे वर्क हमें करना था, कहीं पे हमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट को डिफाइन करना था, हमने कोई एक रैंडम पॉइंट पी कंसीडर कर लिया और हमने बोल दिया भैया इसका जो आरएल है, मैंने एक पॉइंट देखो पी कंसीडर कर लिया, मैंने बोल दिया ये पी पॉइंट है, इसका जो आरएल है वो 0 है, खेली खत्म। इसका जो एलिवेशन है वो 0 है। अब इसके रिस्पेक्ट में 0.1, 0.2 और 0.3 और 0.4, मान लो ये हमारे पास कोई ग्राउंड की प्रोफाइल थी। अब मैंने बोला इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दो, तो कर लेंगे। सर ये +3 है, ये +2.5 है, ये -2.5 है, ये -3 है। तो ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये जो पॉइंट है जो आपने परमानेंट, जो आपने एज ए बेंचमार्क कंसीडर किया है, दैट विल बी ओनली कंसीडर फॉर दिस सर्वे वर्क। ये जो आपने सर्वे वर्क किया है उसके लिए ही वैलिड है, इसके बेसिस पे दूसरा सर्वे वर्क आप नहीं डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे बेंचमार्क को हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क। क्लियर है? अगला जो होता है वो आर्बिट्री बेंचमार्क्स होते हैं। दीज आर द बेंचमार्क हुज एलिवेशन आर आर्बिट्री एज्यूम्ड, जैसा मैंने भी बताया। तो टेम्परेरी, आर्बिट्री, दिस विल नॉट मार्क वी आर ऑन द परमानेंट स्ट्रक्चर। सर्वे खत्म, बेंचमार्क खत्म, सर्वे खत्म, बेंचमार्क खत्म। तो मेजरली अगर बात करें तो दो तरीके के बेंचमार्क हैं, एक है परमानेंट बेंचमार्क और एक है आपका जीटीएस बेंचमार्क। सर थर्ड वाला एक बार बता दीजिए। थर्ड वाला मैंने बताया आपको टेम्परेरी, दैट बेंचमार्क विल ओनली वैलिड फॉर एनी टेम्परेरी वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार पार्क है, आपने एक कार को रेफरेंस ले लिया। अब कार ऐसा थोड़ा जीवन भर वहीं पार्क रहेगी, चली जाएगी आधे घंटे बाद, यस और नो। अब वहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रिक पोल लगा होता तो वो आपका परमानेंट स्ट्रक्चर होता। तो ऐसा रेफरेंस जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टेम्परेरी वर्क के लिए आप वैलिड है, दैट इज नॉट इंटायरली वैलिड। तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे नोन पॉइंट्स को जो डिफाइंड पॉइंट आप बोल रहे हैं उनको टेम्परेरी या फिर आर्बिट्री बेंचमार्क बोल दिया। तो दो बेंचमार्क मेन है, एक हो गया जीटीएस बेंचमार्क और दूसरा हो गया बिल्कुल स्लाइटली सेम बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो एक आपका हो गया जीटीएस बेंचमार्क और मेन हो गया आपका परमानेंट बेंचमार्क। अब जैसे कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका स्टेट पीडब्ल्यूडी हो गया, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी हो गया, तो ये भी पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी बेंचमार्क आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? खैर, ये हमें जनरल जानकारी के लिए पता होना चाहिए था बेंचमार्क क्या होता है और उनके टाइप्स क्या होते हैं, हमें पता चल गया। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें लेवलिंग में क्या करना है, यही तो जानना चाह रहे हो। तो हमें लेवलिंग में क्या करना है, किसी भी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करना है। तो जनरली हमारी सभी प्रॉब्लम में बेंचमार्क हमें गिवन होगा। मतलब हमें अब ये नहीं कि समुद्र के रिस्पेक्ट में पहले हम कोई परमानेंट स्ट्रक्चर डिफाइन करें या फिर जीटीएस बेंचमार्क डिफाइन करें, ये सब हमारा काम नहीं है, हमने मान लिया। मतलब हमारे पास बेंचमार्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स की पोजीशन को कैसे डिफाइन करें, ये हमारा काम है। अब समझ में आया? उस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स की पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाए, वर्टिकल डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए, दैट इज आवर मेन कंसर्न। दैट इज आवर मेन कंसर्न जो हमें सीखना है। जाहिर सी बात है बेटा, किसी भी सर्वे में कोई भी मेजरमेंट करोगे तो कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। किसी भी मेजर सर्वे में कोई भी मेजरमेंट करोगे, कोई भी क्वांटिटी या कोई भी पैरामीटर डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ आपको मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। लेवलिंग के केस में जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है, लेवलिंग के केस में हमें दो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं लेवल इंस्ट्रूमेंट और इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। एक्चुअली ये दोनों का काम एक साथ होता है और इसको बोलते हैं स्टाफ। मेन छोटे छोटे एसोसरीज तो और भी रिक्वायर्ड होती है, आपको पता ही है। छोटी छोटी एसोसरीज तो और भी रिक्वायर्ड होती है, यह आपको पता ही है। अच्छा, समय के साथ साथ इनके भी एडवांसमेंट हुए हैं।
तो लेवल इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं वो भी कई तरीके के आते हैं बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन डिटेल। तो आपने सुना होगा एक होता है डंपी लेवल, एक होता है ऑटो लेवल, और एक होता है वाई लेवल। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेवल। तो समय के साथ साथ फीचर्स को इम्प्रूव करते रहे, बट सबका बेसिक प्रिंसिपल सेम होता है। लाइक प्लम्बॉब, प्लम्बॉब कहाँ से आ गया? प्लम्बॉब कहाँ से आ गया भैया? प्लम्बॉब ये होता है, ये है प्लम्बॉब। कहाँ तुम्हें एक जैसा लग रहा है? जांगरा साहब, क्या कहना चाह रहे हो प्लम्बॉब से? ये प्लम्बॉब कहाँ से आ गया? बोलो भाई। ये है प्लम्बॉब। अच्छा, स्मॉल एसोसीज, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया लड़का, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है। बहुत बढ़िया। प्लम्बॉब चाहिए होंगे, वुडन पैक्स चाहिए होंगे, ये सब तो चाहिए चाहिए। लेवलिंग में जो नया सीखने जा रहे हैं, जो नया हमें अभी तक नहीं पता था, वो एक तो हो गया लेवल इंस्ट्रूमेंट। अब लेवल इंस्ट्रूमेंट को हम ट्राईपॉड पे लगाते हैं। तो ये ट्राईपॉड है, इसमें नट बोल्ट असेंबली होती पूरी, जिसकी हेल्प से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और एक सिंपल सी रॉड होती है। टोटल स्टेशन अलग चीज होती है सैफ भाई, टोटल स्टेशन अलग चीज होती है, ये लेवल इंस्ट्रूमेंट अलग होता है। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि टोटल स्टेशन की हेल्प से भी तुम लेवलिंग कर सकते हो। तो अभी जैसे जैसे आगे बातचीत करेंगे क्लियर होता चला जाएगा। अभी बताएंगे इसमें मेन मेन पार्ट क्या होते हैं, बताएंगे, चिंता मत करो। बताया ना, जितना आता सब बता के चले, हम जो नहीं आता उसके लिए क्या करें बताओ। तो कोशिश करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ पढ़ के तुमको बताते रहें। तो जितना आता है उतना सब बता देंगे। अच्छा ही लगता है हमको। समझ रहे हो? अच्छा लगता है। कुछ याद आया? हम्म। 1 मिनट का टाइम दे दो थोड़ा। बोलते 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 भावनाओं में आके एग्जॉस्ट हो गए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। पता सब है तुम्हें। देख रहे हो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे हैं जुबैर साहब, जांगरा साहब, लेकिन मानते नहीं है यार ये लोग, क्या करें। एक तो यहाँ आंखें धोखा दे रही हैं। अभी किसी बैच में मैं बोल रहा था कि अभी अभी किसी बैच में मैं बोल रहा था कि मेरी आंखें भी बिल्कुल 6/6 हैं भगवान की दया से। हैं? बोलते ही गड़बड़ा गई। बोलते ही तो नहीं गड़बड़ा गई। दिख रहा है सबकी, नहीं दिख रहा देख लें। सब दिख रहा है अभी। हम्म। इसी क्लास में बोला था, इसी बैच में बोला था। बहुत बढ़िया। हाँ वही, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी कल ही परसों भाई, मुझे याद आ रहा था। और इसे लग रहा बोल के क्लास खत्म करी और खत्म खेल। हाँ। अच्छा, यही बैच था।
मल्टीपल बैच है तो मुझे ये याद नहीं था किस बैच में क्या बोला है, बट ये याद था कि मैंने अभी रिसेंटली ये बोला है किसी बैच में। तुम ही लोग हो। क्यों? ऐसा मत किया करो यार। हाँ, चलें आगे डिस्कस करें। आगे डिस्कस करें। आओ देखें। तो भैया ये लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये स्टाफ होता है। पहले इनके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में बातचीत करते हैं। अरे भैया जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसका फील तो हो कुछ। यस और नो? कुछ नहीं होता भाई सब। हम बता रहे तुम्हें आसान तरीके से। लेवल इंस्ट्रूमेंट में केवल एक चीज लगी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। लेवल इंस्ट्रूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। ये देखो, इसमें ये लगा हुआ है, इधर एक ओपनिंग है, ऐसी ही एक ओपनिंग इधर होती है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस, और इसको बोलते हैं आई पीस। अब टेलीस्कोप तो हम बचपन से देख रहे थे ना, दूर का दिखता है। देख रहे हो कि नहीं दिख रहा हो? अब खेल समझना होता क्या है। तो ये टेलीस्कोप है, मान लो ये आई पीस है, ढक्कन वाला पार्ट, और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव पीस है। ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव पीस है, अंदर लेंस वेंस सब बढ़िया लगे हुए हैं। अब होता क्या, हम आई पीस से ऐसे देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव पीस के आगे जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें दिखेगा। तो मेन पार्ट जो होता है इस टेलीस्कोप के बारे में हम लोग और भी बातचीत करेंगे आगे चल के। थियोडोलाइट में भी ये टेलीस्कोप होता है, टोटल स्टेशन में भी ये टेलीस्कोप होता है। तो इसका जिक्र अभी कहीं और भी होगा। सॉरी। बट अगर बेसिक बात करें तो ये हमारे पास होता है एक लेवल इंस्ट्रूमेंट जिसमें लगा होता है टेलीस्कोप। आई पीस हो गया, ऑब्जेक्टिव पीस हो गया। नीचे देखोगे तो एक प्लेट होती है, इसको बोलते हैं बेस प्लेट। एक नीचे एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं बेस प्लेट। और यहाँ पर 3 स्क्रू लगे होते हैं। इन तीनों स्क्रू को बोलते हैं फुट स्क्रू। इन तीनों स्क्रू को बोलते हैं फुट स्क्रू, या फिर इन्हीं को बोलते हैं लेवल स्क्रू। सबका काम बताएंगे, टेंशन मत लेना। तो एक सबसे पीछे नीचे एक प्लेट होगी, प्लेट के ऊपर 3 स्क्रू लगे हुए हैं। इसके ऊपर ये दूसरी प्लेट है, और इसमें फिर ये टेलीस्कोप लगा हुआ है। अब एक स्क्रू आपको यहां पर भी दिख रहा, और एक स्क्रू इसके अपोजिट साइड दूसरे व्यू में दिखेगा। यहां पर एक सेंटर होता है जिसमें, यहां पर एक सर्कल होता है। ये एक सर्कल होता है जिसमें बबल होता है। ये सर्कल होता है जिसमें एक बबल होता है। अब देखो, ये तो लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। स्टाफ कुछ नहीं होता है, इस तरीके की एक रॉड होती है, और जनरली ये फोल्डेबल भी होती है। तो इनको इसको आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। अनफोल्ड कर दोगे तो हाइट इसकी ज्यादा हो जाएगी, फोल्ड कर दोगे तो हाइट कम हो जाएगी। तो कैरी करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है। और इसमें ऐसे ग्रेजुएशंस बने होते हैं जिसमें मार्किंग्स होती, लीस्ट काउंट इसका 5 mm होता है। तो मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सो ऑन। इस तरीके से इसमें रीडिंग्स होती हैं। इसको बोलते हैं स्टाफ। इसको बोलते हैं स्टाफ। ठीक है। अब देखो जरा खेल समझो होता क्या है। बस ये 2 मेन इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसकी हेल्प से हम लोग लेवलिंग वर्क कर लेंगे। मतलब जो भी पॉइंट के आरएल रिक्वायर्ड हैं, उन आरएल को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो जरा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कभी भी सर्वे में हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो डायरेक्टली ऐसे मुंह उठा के तो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है, जब कभी भी आप इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करेंगे, तो आप इंस्ट्रूमेंट को लगाकर सबसे पहला काम क्या करेंगे? कुछ टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म करेंगे, याद है? बिफोर टेकिंग एनी मेजरमेंट हम ये मेक श्योर करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है वो रीडिंग्स लेने के लिए तैयार है या नहीं। सेंटरिंग की यहां पर जरूरत नहीं होती है। यहां पर सेंटरिंग की जरूरत नहीं है। यहां पर सेंटरिंग की जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगा, देखो कैसे।
अभी समझ में आएगा आगे चल के। सेंटरिंग एज सच बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो होता है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्राइपॉड और क्या कर दिया, लेवल को कनेक्ट कर दिया। ट्राइपॉड और लेवल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले ट्राइपॉड पे इसको लगाओ। इसके बाद जो अगला आपका जो इंस्ट्रूमेंट आता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट आता है, वो लेवलिंग का आता है। अब जरा समझना, ये अभी देखो तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है टिल्टेड दिख रहा हो, दिख रहा है कि नहीं? चलो एक बार विजुलाइज कराते हैं। मान लो ये ट्राइपॉड, कैसे बना है ट्राइपॉड, ये विजुलाइज करोगे, ट्राइपॉड है और इसमें मैंने लेवल इंस्ट्रूमेंट को रखा, और लेवल इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे नीचे वाली प्लेट है वो मान लो इस तरीके से रखी हुई है ट्राइपॉड में, ऐसे। ये ट्राइपॉड है और ये आपने लेवल इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट की इसी पोजीशन से, अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट की इसी पोजीशन से कोई भी मेजरमेंट कर लिया तो वो मेजरमेंट गलत होगा। अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट की इस पोजीशन से कोई भी मेजरमेंट कर लिया तो वो मेजरमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजरमेंट करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। तो भैया जब आपको मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले आप ये चाहते हैं कि ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है दैट शुड बी परफेक्टली लेवल्ड। अदरवाइज जो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी वो तो टिल्टेड हो जाएगी ना। तो पहले ये मेक श्योर करो कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्टली लेवल्ड हो। अब अगर ये एक प्लेन है तो इस पे कितनी एक्सिस होंगी? अगर ये कोई एक प्लेन है तो इस पे कितनी एक्सिस होंगी? दो ही एक्सिस तो होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जरा मन की आंखों को दौड़ाओ। एक एक्सिस है जो मुझे और तुम्हें कनेक्ट कर रही है, एक एक्सिस है जो मुझे और तुम्हें कनेक्ट कर रही है, और एक एक्सिस हमारी एक्सिस के परपेंडिकुलर है एक ही प्लेन पे। विजुलाइज हो गया? एक एक्सिस है जो हमें और तुम्हें कनेक्ट कर रही है और इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी एक्सिस है सेम प्लेन पे, एक्स और वाई। देखना जादू देखोगे। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर रहा हूं, तुम मुझे इसका मूवमेंट देखकर बस ये बता देना चैट बॉक्स में कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को किस एक्सिस के अबाउट लेवल कर रहा हूं। फिर से सुन लो सवाल। तुम्हें अभी ये मूवमेंट देखकर ये बताना है, इस इंस्ट्रूमेंट का, इस प्लेट का मूवमेंट देखकर ये बताना है कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को किस एक्सिस के अबाउट लेवल कर रहा हूं या किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं। बताओगे? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ये हमें और तुम्हें मिलाने वाली एक्सिस एक्स हो गई मान लो, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस थी वो वाई हो गई। जब ये आंखें काम ना करें तो मन की आंखों को एक्टिवेट करो, सब दिखता है। जो इन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं वो मन की आंखों से देख सकते हैं। मानते हो कि नहीं? तो थोड़ा सा विजुलाइज करो, देखो जरा। अब तुम्हें यह बताना है चैट बॉक्स में कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर रहा हूं किस एक्सिस के अबाउट। ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये लो मैंने इसको लेवल्ड कर दिया। विच एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको रोटेट किया है? सभी बच्चे बता रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। बिल्कुल सही, ये वाला मूवमेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। देखो ये इनिशियल पोजीशन थी जब मैंने इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। अब हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्स एक्सिस के अबाउट लेवल तो कर लिया है, बट क्या अब इंस्ट्रूमेंट की इस पोजीशन से हम मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं? जल्दी बोलो, दर्द हो रहा है हाथ। अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा ऐसा है तो क्या अभी हम मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं? जवाब है नहीं, बिकॉज आवर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट लेवल्ड अबाउट द वाई एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट की इस प्लेट को कुछ इस तरीके से लेवल करेंगे। जादू दिखा? ये इनिशियल था, एक्स के अबाउट लेवल किया, नाउ वी हैव लेवल्ड आवर इंस्ट्रूमेंट अबाउट वाई।
अब इंस्ट्रूमेंट हमारा तैयार है, अब इसकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो तुमने करा है ना, इसी को बोलते हैं लेवलिंग। ये जो तुमने अभी करा है इसी को बोलते हैं लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो प्रोसेस अभी आपने फॉलो किया, अब इसको करते कैसे हैं? तो अभी मैंने बताया यहाँ पर ये 3 स्क्रू होते हैं, और ये 3 स्क्रू कुछ इस एक तरीके से होते हैं। ये 3 स्क्रू कुछ इस तरीके से होते हैं। तो पहले हम 2 स्क्रू पकड़ते हैं। पहले हम 2 स्क्रू पकड़ते हैं, या तो इन दोनों को अंदर की तरफ घुमाएंगे, या तो इन दोनों को बाहर की तरफ घुमाएंगे। एक अंदर घुमाओगे, एक बाहर घुमाओगे, तो एक जितना ऊपर करेगा दूसरा उतना ही नीचे कर देगा, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इन दो बबल को लिया और इनको रोटेट करना शुरू किया, और यहां 2 स्क्रू को लिया और रोटेट करना शुरू किया। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि ये बबल जो होगा वो कहीं से घूम फिर के सेंटर की तरफ आएगा। जब आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, फिर इसका ये जो टेलीस्कोप था इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद अब आप तीसरे स्क्रू को रोटेट करके कोशिश करिए कि आपका जो बबल है यहाँ पे वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। फिर आप इंस्ट्रूमेंट को ऐसे करके नचा दो। है, कभी फील्ड में मौका मिले तो देखना, जब एक्स एक्सिस के अबाउट भी सेंटर में था। हिट ट्रायल एंड एरर होता है, एक बार में नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कितने जल्दी आप लेवलिंग कर पा रहे हैं। हो सकता है कि एक एक्सिस के अबाउट लेवल हो जाए, दूसरे एक्सिस के अबाउट घुमाओ तुरंत लहर जाए तुम्हारा बबल फिर से। तो मल्टीपल टाइम आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली लेवल्ड हो जाएगा अबाउट बोथ द एक्सिस। अबाउट बोथ द एक्सिस, और जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट लेवल हो जाएगा, इसको कैसे भी घुमा दो तुम, कैसे भी नचा दो, बबल जो है वो सेंटर पे ही रहेगा। अगर ऐसा हो गया है तो अब इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग हो चुकी है प्रॉपर। समझ गए? तो इन लेवल स्क्रू और फुट स्क्रू का क्या काम था, कैसे इनको यूज करते हैं, ये बात सभी को समझ में आ गई है? जल्दी बोलो हाँ। ये बात सभी को समझ में आ गई है? जल्दी बोलो हाँ। इसके बाद भी अभी एक और टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है, जिसको आप बोलते हैं फोकसिंग। जिसको आप बोलते हैं फोकसिंग। और फोकसिंग हमें करनी पड़ती है आई पीस की, और फोकसिंग हमें करनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव पीस की। कौन सा स्केल? अरे ये स्केल यहां पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ दिख नहीं रहा, ये मार्किंग्स है। ठीक है, तो अब अगला काम आता फोकसिंग। अब देखो, मान लो तुम आई पीस से जब देखोगे, कभी मौका मिले तो देखना। मौका मिला होगा लेकिन तुमने कुछ और ही देख लिया होगा। तो जनरली कॉलेज में मौका मिलता है, लेकिन हम स्टाफ रीडिंग नहीं लेते, हम देखते हैं हॉस्टल में, दूर वाले हॉस्टल में क्या दिख रहा है। हैं? याद करो वो दिन, कितने लोगों ने कॉलेज में किया है, कितने लोगों ने कॉलेज में इसका फील्ड वर्क किया है। तो जब गुरुजी कहते थे देखो स्टाफ रीडिंग दिख रही है, तो हमारा ध्यान स्टाफ रीडिंग में होता ही नहीं था, हम इसको अलग ही घुमाए पड़े रहते थे। अच्छा, अभी मिलते हैं छुट्टी में। याद आ रहा है? वही वाला इंस्ट्रूमेंट है ये, वही वाला इंस्ट्रूमेंट है। हम्म। ठीक है, अब चलो जो किया किया, पहले अब सही से कर लो। तो जब बेटा आप देखोगे ना, कह रहा यस सर, लगता है आपने बीए में काफी मेहनत की है। चलो तुम समझ रहे हो। हाँ दिखता था, जो देखते तो वही दिखता था। रीडिंग्स देखी होती तो रीडिंग दिखी होती, उस समय रीडिंग्स तो देखी नहीं थी, और ही कुछ देख रहे थे। अब दिव्यांश बड़ा खुश हो जाएगा
कहेगा सर आज मौका है, दस्तूर है, बता ही दीजिए क्या देखते थे। क्यों भाई दिव्यांश, यही कहना चाह रहे हो? हाँ, यही कहना चाह रहे हो? अबे हमने तो रीडिंग ही देखी थी, वही तो बता रहे हैं तुम्हें। नहीं देखी होती तो आज क्या बताते? हम्म। नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। हमने भी अपने इंजीनियरिंग में कुछ खास रीडिंग्स नहीं देखी, आई थिंक तुम लोग को बताया भी था। सर्वेइंग बहुत डरावना सब्जेक्ट लगता था हमको। ठीक है। तो अब होता क्या, देखो आई पी, ढक्कन देखना यार, बोतल थोड़ा पानी पी ले। नहीं, समय की नहीं, कंसेप्ट की जरूरत है। ठीक है। आओ देखो, आओ देखो। तो ये हमारा टेलीस्कोप था। हमने जब इससे ऐसे देखना शुरू किया, कैसे ऐसे, जब ऐसे देखना शुरू किया, सब माम कुछ दिख ही नहीं रहा यार। एक हमारा दोस्त खड़ा वहां पे ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है। वो ऐसे ऐसे कर रहा और तुम फील्ड से उसको देख रहे हो। जब तुमने देखा तो तुमने देखा कुछ खास दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले तुम आई पीस की फोकसिंग करोगे। आई पीस के पास ही, जैसे मान लो यहां कहीं पे ही एक क्रॉस हेयर होता है। अब इसको मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा, ये होता है यहाँ पे। दो वर्टिकल लाइन होती हैं जो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होती, सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होती है, मार्किंग होती है, जो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होती है 90 डिग्री पे। वो क्रॉस हेयर आपको दिखने चाहिए, आई पीस के करीब होते हैं। और वो अगर क्रॉस हेयर क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो जैसे ढक्कन घूम रहा है ना, जैसे ये ढक्कन घूम रहा है ना, ऐसे ही एक स्क्रू दिया होता है यहाँ पे। ये देखो, आप काले पे काला दिख नहीं रहा है, हम तुमको फील करा रहे, समझो। जैसे ये ढक्कन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ही एक स्क्रू दिया होता है। तो हम ऐसे देखते रहते हैं और साथ साथ इस स्क्रू को नचाते रहते हैं। कब तक नचाते रहेंगे? अरे जल्दी बोलो यार। कब तक ऐसे घुमाते रहेंगे? जैसे ही घुमाते घुमाते किसी न किसी टाइम पे कहीं ना कहीं हमें ये वाली क्रॉस हेयर दिखने लगेंगे। हमें ये वाले क्रॉस हेयर दिखने लगेंगे। जैसे ही क्रॉस हेयर क्लियर दिखने लगे, अभी क्रॉस हेयर दिख रहे हैं, जैसे ही क्रॉस हेयर दिखने लगेंगे हम रुक जाएंगे। आई पीस की फोकसिंग हो गई है। अगर आपको क्रॉस हेयर दिखने लगे हैं, इसका मतलब आई पीस की फोकसिंग हो गई है। अब मुद्दा आता है कि हमारा जो दोस्त था, जो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो हमें एकदम धुंधला दिख रहा है। संता है कि बनता पता ही नहीं चल रहा कौन सा दोस्त है। बस ये दिख रहा है कि इंसान है। ये दिख रहा है कोई इंसान है, हाथ हिला रहा, वो कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है। समझ रहे हो? धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्या करोगे बेटा? ये आपका जो टेलीस्कोप है, इसके बाहर एक स्क्रू लगा होता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू। जो इसके उस तरफ होगा, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, उस साइड लगा होगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू। जब आपने आई पीस की फोकसिंग कर ली है, अब इसको घुमाओ और देखते रहो अपने दोस्त को। इसके अंदर एक, इसको जब आप रोटेट करते हैं तो एक लेंस मूव करता है, जिसकी वजह से आपकी ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी इंक्रीज करती है। जैसे ही तुम्हें पता चल गया अरे ये तो संता सिंह है अपना, बस रुक जाओ। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हें क्लियरली दिखने लगा है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हें क्लियरली दिखने लगा है, तो ऑब्जेक्टिव पीस की भी क्या हो गई है? फोकसिंग हो गई है। अब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट इतना करने के बाद मेजरमेंट करने के लिए तैयार है। बताओ भाई, लेवल इंस्ट्रूमेंट, उसके मेन मेन जो पार्ट्स थे, उनकी वर्किंग वो समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। उनकी वर्किंग, ये सारी बातें सभी को क्लियर हो गई? कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। जब जब आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे, जब जब आप इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे, हमेशा तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट, ये मेजर, ये एडजस्टमेंट फिर से प्रोवाइड करने पड़ेंगे। Always you need to provide all these temporary adjustment whenever we are changing or shifting the instrument.
चलो भाई ये बात समझ गए, सब कुछ करेंगे अभी, धीमे धीमे करेंगे। स्टाफ के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया। अच्छा, तो चलो फिर क्या, अब एक काम करते हैं, लेवलिंग के सिलसिले को शुरू करते हैं। और हमने लेवलिंग को दो तरीके से डिवाइड कर दिया, जरा ध्यान से समझना। एक बोल दिया प्लेन लेवलिंग, कह रहे बेसिकली एस कंपास। कहां से आ गया कंपास? कंपास से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया था। क्या कहना चाह रहे हो? पहले क्लियर करो, नहीं तो बहुत तेज धड़क रहा है कसम से, ये फेल हो सकता। वरुण जल्दी क्लियर करो, कहना क्या चाह रहे हो तुम? बेसिकली एस कंपास किस सेंस में बोलना चाह रहे हो? जल्दी बोलो, सांसें फूल नहीं है भाई, जल्दी बताओ। अरे यार, अब ये मत बोल दे, मतलब सर उसे भी हर मेजरमेंट फोकस, ठीक 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 ठीक, थैंक यू। हाँ, ये पहले ही बता दिया था, हर इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट वो होते हैं whenever we will shift the position of the instrument before taking any measurement we need to perform this। हाँ, बच गए। टेम्परेरी एडजस्टमेंट मतलब हर इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो सकते हैं। जैसे वहां पर सेंटरिंग था, यहाँ पर सेंटरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पर सेंटरिंग का रोल नहीं है। हाँ ठीक है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहे थे आप, सही है। घबरा ही गए थोड़ी देर के लिए तो, कसम से हम, जान एकदम हलक पे आ गई। 2-4 मिनट अगर तुम कमेंट करने में देर कर देते, सर्वे खत्म हो जाता आज। हाँ, चलें आगे। बहुत जल्दी में सिलेबस खत्म तो नहीं करना है, पता लगा ऐसे ही किसी दिन खत्म करवा दो। खत्म आज से सिलेबस, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्यों भाई? हाँ, खत्म सिलेबस ही खत्म, ऐसा मत करना। चल रहा आगे, चल रहा है जुबैर, चल रहा है। चलें आगे, आइए आइए। तो क्या बोला गया? अरे इसमें कोई नई बात थोड़ा है, हमने तो, अरे अब तो आप लेवलिंग की बात कर रहे हैं, हमने तो बहुत पहले ही पूरे सर्वेइंग को दो तरीके से डिफाइन कर दिया था। पूरे सर्वेइंग को ही हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड कर दिया था। एक था प्लेन सर्वेइंग और एक था जियोडेटिक सर्वेइंग। जैसे जब हम अपनी अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे और हम ये मान लेंगे कि दिस इज आवर अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ सरफेस है, और एक बार आप कंसीडर कर रहे हैं दिस इज आवर अर्थ सरफेस, तो भैया इतना कौन सी बड़ी बात है। ऐसी लेवलिंग को हम लोग बोलेंगे प्लेन लेवलिंग, और ऐसी लेवलिंग को हम लोग बोलेंगे जियोडेटिक लेवलिंग। when we are considering the effect of the curvature of earth, that leveling we should say that is the geodetic leveling। और जब हम अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं तो ऐसी लेवलिंग को हम लोग बोलेंगे प्लेन लेवलिंग। तो ऐसी लेवलिंग को हम लोग बोलेंगे प्लेन लेवलिंग। दोनों में फर्क है, जादू होगा। देखो, अगर आप प्लेन लेवलिंग कर रहे हैं तो ये आपका ट्राइपॉड था और ये आपने लेवल इंस्ट्रूमेंट लगाया। इंस्ट्रूमेंट को परफेक्टली लेवल्ड करने के बाद आप स्टाफ में यही रीडिंग जो लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द स्टाफ रीडिंग, दिस इज गोइंग टू बी द स्टाफ रीडिंग, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेवल इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है लेवल इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में। अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो हम बोल सकते हैं कि ये रीडिंग लगभग लगभग सही होगी। लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में रीडिंग जगह डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गई, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जो स्टाफ रीडिंग्स मेजर करते हो वो तुम करते हो हमेशा, ऑलवेज वी विल प्लेस द स्टाफ परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। हमेशा हम अपने स्टाफ को परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, वर्टिकल कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो? ऑलवेज वी विल प्लेस द स्टाफ परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। तो हम जो मेजरमेंट करते हैं वो करस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं।
यहां पर बात यह कि जब हमने अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन जो है वो दोनों एक ही लाइन है। अरे भैया 1 किलोमीटर तक भी अगर कर लेगा तो एरर आ जाती कर्वेचर की वजह से। करेंगे बात, दिव्यांश रुक जाओ, ठीक है। और इनकी इनकी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इनसे आप 1 किलोमीटर तक की डिस्टेंस ले मेजर कर सकते हैं, 1 किलोमीटर तक की रीडिंग ले सकते हो। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर डिस्टेंस कम होगी तो एरर कम होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एरर ज्यादा होगी, ये बताना चाह रहा हूं। कितनी डिस्टेंस होगी अभी ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, कितनी डिस्टेंस होगी अभी ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर इनकी डिस्टेंस कम होगी तो ये एरर कम ज्यादा होगी, बस ये बता रहा हूं। भैया यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन सेम है, बट यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन सेम लाइन नहीं होंगी। अगर ये अर्थ सरफेस है तो दिस शुड बी द लेवल लाइन, मानते हो कि नहीं? एक्चुअल में हमें रीडिंग जो लेनी चाहिए थी वो कर, अरे 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 ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ भाई? ये तो अद्भुत जादू हुआ, ये तो हमने आज पहली बार सीखा। ये हुआ कैसे? अरे वाओ, क्या क्लिक हो गया है? अच्छा, एरो क्लिक होता है तो ये होता है। चलो जरा मेरे साथ, अरे वाह, आए घूम भी रहा है। जादू, ये तो यार बड़ी अद्भुत चीज है, मजा ही आ गया। डी को उठाएं, चलो घूम के आते हैं, आओ। अरे वाह, अपनी जगह में वापस आ जाओ, बहुत ही बढ़िया। देख रहे हो? अरे स्लाइड मूव होती यहाँ तो, बिंदु बिंदु मूव हो रहा है, इसको घुमाएं, आओ। अरे वाह भाई, ये हमें नहीं पता था, सही बात है, बेहतरीन चीज है एकदम। सर इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कर लो अब, अच्छा ये रोटेट भी हो जाएगा? कहाँ रोटेट हो रहा है? अबे रुक जाओ यार, तुम गड़बड़ ना करा देना, कैसे रोटेट होगा? हाँ? टेक्नोलॉजी में थोड़ा वीक हैं हम, हमको आज तक अपने फोन के फीचर्स नहीं पता चले, सही बता रहे हैं। हमको थोड़ी बहुत चीजें आती है, फोन मिलेगा कैसे, फोन कटेगा कैसे, नंबर कैसे निकलेगा, थर्ड में होता है सर। थर्ड में तो इरेजर है। छोड़ो भैया, कुछ गलत ना हो जाए, हम अपन काम चला लेंगे इतने से बढ़िया। कम्युनिकेशन बढ़िया चल रहा है ना? बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो एक्सप्लोर कर लेंगे, अभी अपने को समझ में आ जाता है। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ जाता है, और जो तुम समझना चाह रहे हो वो भी समझ में आ जाता है। चलें आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें बेटा, बोलो। अरे बताओ। चलो, तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि हमें एक्चुअल में जो स्टाफ में रीडिंग्स लेनी चाहिए थी वो करस्पॉन्डिंग टू द लेवल लाइन लेनी चाहिए थी ना। लेकिन हम जो रीडिंग ले रहे हैं, अब हमारी लाइन ऑफ साइट जो देखना ऐसे थोड़ा हो जाएगा, हम तो सीधे ही सीधे देखेंगे ना भाई। तो ये एरर की मैं बात कर रहा था, बस ये बोलना चाह रहा था, भी आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये एरर ज्यादा होगी, अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो ये एरर कम होगी, और ये एरर होगी ही नहीं, मतलब होगी लेकिन हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं अगर हमने अर्थ की सरफेस को प्लेन सरफेस मान लिया है। तो भैया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन सेम लाइन हो गई। वी आर कंसीडरिंग अर्थ एज द प्लेन सरफेस,
तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द स्टाफ रीडिंग that we are taking corresponding to the level line and the horizontal line. In the case of plane surveying, we will take the same reading from the level line, from the horizontal line. तो मतलब एरर तो होगी, प्लेन सर्वे में एरर होगी, ठीक है, लेकिन वो एरर इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग प्लेन लेवलिंग के बारे में भी बातचीत करेंगे, देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द जियोडेटिक लेवलिंग। तो अभी के लिए अगर बात करें तो हम लोगों ने ये बोल दिया कि हम अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं भी करेंगे, और एक बार अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे भी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेन लेवलिंग। जब प्लेन लेवलिंग के कंसेप्ट सीख जाएंगे तो फिर बातचीत करेंगे जियोडेटिक लेवलिंग की। चलिए भाई, तो अब लेवलिंग का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ समझ गए हैं। अब आते हैं मेन डिस्कशन में, और मेन डिस्कशन ये है कि भैया जो लेवलिंग वर्क है उसमें मेजर क्या करोगे। जैसे आपने चैन सर्वे में क्या मेजर किया था, डिस्टेंस मेजर की थी टेप की हेल्प से, चैन की हेल्प से। कंपास सर्वे की हेल्प से में तुमने मेजरमेंट क्या किया था, याद करो, तो तुमने केवल फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को मेजर किया था। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में हम लोगों ने उस फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की हेल्प से इंक्लूडेड एंगल निकाल लिए थे। बाद में उस फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की हेल्प से हम लोग इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर ले गए थे। बाद में उस फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की हेल्प से हम लोग एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर ले गए थे। बट अगर फील्ड मेजरमेंट की बात करें तो फील्ड मेजरमेंट के नाम पे केवल आपने फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन को ही मेजर किया था। तो लेवलिंग में मेजरमेंट क्या करेंगे भाई, फील्ड में जाके तुम्हें करनी है स्टाफ रीडिंग का मेजरमेंट। इन फील्ड यू नीड टू मेजर द स्टाफ रीडिंग्स, दैट्स इट। तो अगर फील्ड वर्क की बात करें तो यहां पर आपको क्या लेनी है, स्टाफ में कुछ रीडिंग लेनी है। आओ जादू दिखाएं, आओ चलें, कहां चलें, आओ चलें, कहां चलें, चलो पार्क घूम के आते हैं। मन कर गया, अब पार्क गए, लेवलिंग वर्क करना था, जल्दी चलो। पार्क गए, लेवलिंग वर्क करना था, लेवल इंस्ट्रूमेंट लिया, ट्राइपॉड लिया, और कुछ स्टेशंस को मार्क करने के लिए वुडन पैग ले लिए, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट करने की अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने टेप भी एक रख लिया सहूलियत के लिए, और जाके हम लोगों ने स्टाफ ले लिया और पहुंच गए पार्क। पहले अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन लेवलिंग की। तो हमें पूरे सर्वे में कोई ना कोई तो एक पॉइंट चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। पूरे सर्वे वर्क में, लेवलिंग वर्क में एक ना एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसका पोजीशन हमें पता हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एक पॉइंट बेंचमार्क था, मान लो गिवन है। अगर मैं इस पॉइंट को बेंचमार्क बोल रहा हूं और मान लो ये परमानेंट बेंचमार्क है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका आरएल भी पता हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं ना बीएम क्या है, पानी। कल कंटिन्यू करें। मेजरमेंट क्या करते हैं लेवलिंग वर्क में, ये कल कंटिन्यू करें।
मत किया करो यार ऐसा, बहुत भरोसा मानो, बड़ी एनर्जी के साथ तुम्हें बताते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है ना तो सब एकदम से सपनों का महल ध्वस्त हो जाता है। यहाँ चोट लगती है, कैसे समझाएं तुम्हें। ऐसे ही सवाल सुनने तो क्यों जान दे रहे हैं हम अपनी। बताओ, अगर ऐसे ही सवाल अगर हमें देखने हैं सुनने हैं चैट बॉक्स में, तो क्यों इतनी एनर्जी लगा रहे हैं फिर हम। सोचो ना कभी इस बात को। नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे कुछ हो। फील करो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है। अब पहले फील करो, फिर आगे पढ़ेंगे। मान लो तुम्हारा कोई भाई भतीजा कुछ छोटा है, कोई भी रिलेटिव है। तुमने आज कहा आज हम तुमको कुछ मैथ की बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे, उसने कहा बताइए भैया, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे हैं आप। ठीक है। तुमने उसको बढ़िया सिखाना शुरू करा कि ये ए होता है, ये बी होता है, ए इसकी वैल्यू ये होती है, उसकी वैल्यू ये होती है। कह रहा बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा, समझ में आ रहा है। फिर तुमने कहा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। नाउ यू कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ ए एस 2। नाउ यू कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ ए बी एस 3। तो 2 + 3 का होल स्क्वायर करके देखो तो ए स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर करो, बी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर करो, +2ab करो। अरे वाह। फिर तुमने बताया a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। बहुत बढ़िया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तुम्हारे छोटे भाई ने धीमे से तुमसे पूछा ये ए फॉर एप्पल होता है, कैसा लगेगा। सही से ही बताना। तुम a + b का होल स्क्वायर होल क्यूब की बातें कर रहे हो, उसको प्रूव कर रहे हो, और सब कुछ होने के बाद वो तुमसे पूछते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैसा लगेगा। ऐसे ही लगा था हमको। अब समझे फील। एग्जाम्पल तो समझा दिया यार। तो विश्वास मानो, जब कभी जीवन में ऐसा होगा तुम्हारे साथ, पानी ही ढूंढोगे। सबसे पहले क्या कहोगे, पानी किधर है। अब समझ गए बेंचमार्क क्या होता है। चलो, तो बेंचमार्क के बारे में हम लोगों ने बात की थी। बेंचमार्क के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और पॉइंट हैविंग द नोन पोजीशन, पॉइंट हैविंग द नोन एलिवेशन, पॉइंट हैविंग द नोन आरएल। तो एक कोई पॉइंट था, ये ग्राउंड है, इसमें कुछ स्टेशन दे दिए गए। बोला गया ये .1 है, ये .1 है, ये .2 है, ये .3 है, ये .4 है, ये .5 है। सवाल ये था कि हमें इन पांचों पॉइंट के आरएल पता करने थे। सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो 5 पॉइंट हमने मार्क किए हैं, इनका रिड्यूस लेवल हम बता पाए। फिर से सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे इन पांचों पॉइंट का रिड्यूस लेवल चाहिए, तो उसका मतलब मुझे इन इन पॉइंट्स की मीन सी लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करना है। If I want to define the reduced level of all these 5 points, that means we need to measure the vertical distance from the mean sea level. यही तो मतलब होता है रिड्यूस लेवल के लिए। अब इनके रिड्यूस लेवल को डिफाइन करने के लिए हम लेवलिंग में क्या करने वाले हैं, जरा ये समझो। तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि लेवलिंग में हम लोग कुछ नहीं करते हैं,
फील्ड मेजरमेंट के नाम पे हम स्टाफ रीडिंग्स लेते हैं। तो हम एक कॉपी लेके गए थे जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं फील्ड बुक, और हमने इस फील्ड बुक में लिख लिया कि कुछ हम स्टाफ रीडिंग्स ले रहे हैं, और उन रीडिंग्स को नोट किया और बेहतरीन चले आए घर। देखो कैसे। तो हमने क्या करा, एक लेवल इंस्ट्रूमेंट लिया और लेवल इंस्ट्रूमेंट को यहां पर लगाया, इस लेवल इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म किए, इस लेवल इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म किए, और पहला जो नोन पॉइंट था वहां पर एक स्टाफ रीडिंग ले ली। मान लो ये रीडिंग ले ली H1, स्टाफ को वर्टिकल रखा, देखो वहां से इंस्ट्रूमेंट से तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो रीडिंग आ रही होगी। तो मान लो ये तुम्हारा स्टाफ था, ये रीडिंग्स थी, और तुमने जब देखना शुरू किया तो करस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस हेयर कहीं ना कहीं तो कोई रीडिंग मिल रही होगी, वो रीडिंग नोट कर ली तुमने। बेंचमार्क वाले पॉइंट पे स्टाफ को रखा परफेक्ट 90 डिग्री पे, और यहां पर जो भी रीडिंग आ रही थी वो H1 नोट कर ली। फिर मैंने स्टाफ को रखा कहां पर, 1 पॉइंट पे, यहां पर H2 रीडिंग मिल गई। फिर यहां पर रखा H3 रीडिंग मिल गई। फिर यहां पर रखा H4 रीडिंग मिल गई। फिर यहां पर रखा H5 रीडिंग मिल गई। और फिर यहां पर रखा, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन ऑफ साइट, और फॉर द करेक्ट मेजरमेंट डोंट यू थिंक दिस लाइन ऑफ साइट शुड बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। ये लाइन ऑफ साइट जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी। तो अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग पॉइंट पे आपने इंस्ट्रूमेंट को स्टाफ की हेल्प से, क्या मैं बोल सकता हूं, स्टाफ रीडिंग्स को मेजर कर लिया। सर्वे खत्म, हो गया लेवलिंग वर्क, मौज करो। इतना ही करना था सर, हमें तो इन पॉइंट का आरएल निकालना था, और आप तो कह रहे हैं स्टाफ रीडिंग्स मेजर कर लो और खेल खत्म हो गया। अब निकालना जाके इन स्टाफ रीडिंग की हेल्प से, अबे निकालना तो तुम्हें इंक्लूडेड एंगल भी था, निकालना तो तुम्हें इंक्लूडेड एंगल भी था, तो उसके लिए बियरिंग ही तो मेजर करी थी। निकालना तो तुम्हें इंटीरियर एंगल भी था, उसके लिए बियरिंग ही तो मेजर करी थी। निकालना तो तुम्हें एक्सटीरियर एंगल था, लेकिन उसके लिए मेजरमेंट तो बियरिंग का ही किया था। निकालना तुम्हें आरएल है, उसके लिए मेजरमेंट तुम केवल स्टाफ रीडिंग का करोगे। यही लेवलिंग वर्क है बस। अब जादू देखोगे जाते जाते, अब जादू देखोगे जाते जाते। अगर मैं किसी भी तरीके से ये जो डॉटेड लाइन है, अगर ये डॉटेड लाइन की हाइट पता कर लूं, कहां से पता कर लूं, मीन सी लेवल से कर सकते हैं क्या? देखो जरा बताओ, क्या हम इस डॉटेड लाइन की हाइट निकाल सकते हैं? ये बेंचमार्क है, हमें नहीं दिख रहा है मीन सी लेवल, लेकिन तुमको दिखाने के लिए मैंने ये मीन सी लेवल दिखा दिया। पॉइंट 1 का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा आरएल होगा, क्या ये H1 होगा, कैपिटल H1? पॉइंट 2 का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो H2 होगा, ये H3 होगा, एंड सो ऑन। अरे मेरे लाल, अगर हम किसी तरीके से ये हाइट निकाल लें तो ये हाइट कुछ और नहीं होगी, ये तुम्हें 100 दे रखा गया है। बेंचमार्क अगर डिफाइन कर रखा गया है, इसका मतलब तुम्हें मीन सी लेवल से इसकी हाइट दी गई है। अरे मेरे लाल, अगर मैं इसमें H1 को ऐड कर दूं तो क्या हाइट पता चल जाएगी ये डॉटेड लाइन की? जल्दी बोलो हाँ। अगर मैं इस हाइट को, डॉटेड लाइन की हाइट को निकालना चाह रहा हूं, तो बेंचमार्क का एलिवेशन प्लस H1 विल बी इक्वल टू दिस हाइट। अगर मैं निकालना चाह रहा हूं आरएल ऑफ पॉइंट 1, वैल्यू तो नहीं अभी हम लोगों ने ली है, क्या होगा? आरएल ऑफ पॉइंट 1 मतलब मीन सी लेवल से इसकी हाइट। अबे इस HI में से ये स्टाफ रीडिंग माइनस कर दें तो रिमेनिंग नहीं मिल जाएगा क्या? तो H1 विल बी इक्वल टू HI, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, माइनस स्टाफ रीडिंग एट दैट स्टेशन, माइनस स्टाफ रीडिंग एट दैट स्टेशन। अरे अब यही करते रहें क्या? इट विल बी इक्वल टू HI माइनस H2। अच्छा, it will be equal to H2, it will be equal to HI माइनस H3। अबे ये H1, H2, H3 स्मॉल वाले क्या हैं?
ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये स्टाफ रीडिंग है जिनका मेजरमेंट तुमने फील्ड में जाके किया था। और इन स्टाफ रीडिंग्स की हेल्प से कुछ मेथड को यूज करके, दो मेथड होते हैं, एक हमने बता दिया, दो मेथड होते हैं स्टाफ रीडिंग की हेल्प से आरएल को फाइंड आउट करने के लिए। एक मेथड होता है हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा होता है राइज और फॉल मेथड। अभी अभी जिस मेथड की हम लोगों ने डिस्कशन किया बेटा, इसी को प्यार से हम लोग बोल देते हैं एचआई मेथड। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द आरएल ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द मेजर्ड स्टाफ रीडिंग, दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। अब अपनी सहूलियत के लिए, जैसे आपने एक प्यारी सी बियरिंग को दो तरीके से डिफाइन कर दिया था, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, ऐसा तुमने क्यों किया था? कंपास सर्वे में बियरिंग को आपने दो तरीके से डिफाइन कर दिया था, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हमें चीजें समझने में आसान हो जाए। उसी तरीके से ये जो अभी आपने ढेर सारी स्टाफ रीडिंग्स ली हैं, इनको हम तीन तरीके की रीडिंग्स में डिफाइन करेंगे। एक होगी बैक साइड रीडिंग, एक होगी फोर साइड रीडिंग और एक होगी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। सभी की सभी स्टाफ रीडिंग्स ही हैं। ऑल दीज आर द स्टाफ रीडिंग्स फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम कोई मेथड अच्छे से अप्लाई कर पाए, हम इजिली आरएल को कैलकुलेट कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग स्टाफ रीडिंग्स का क्लासिफिकेशन कर देंगे एज द बैक साइड रीडिंग, एज द फोर साइड रीडिंग, एज द इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। इसके बारे में बातचीत करेंगे अगली क्लास में। तो लेवलिंग का बेसिक क्या था, लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, लेवलिंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टेम्परेरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ लेवलिंग वर्क, एंड वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक थिंग्स अबाउट द, we have discussed basic terminology, and we have also discussed about the basic understanding of the HI method। आज की क्लास की सभी बातें सभी को अगर क्लियर हैं, चैट बॉक्स को लाल कर दीजिए और आगे डिस्कशन करेंगे कल। तो टुमारो वी विल हैव द फर्दर डिस्कशन फॉर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द लेवलिंग। प्लेन लेवलिंग का कंसेप्ट क्या था, जियोडेटिक लेवलिंग का कंसेप्ट क्या था, बेंचमार्क क्या थे, एब्सोल्यूट लेवल क्या था, रिड्यूस लेवल क्या था, काफी कुछ डिस्कस कर लिया, काफी कुछ डिस्कस कर लिया। इन दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन। इफ द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। कुछ फील आया लेवलिंग का? प्लेन लेवलिंग, जियोडेटिक लेवलिंग का भी थोड़ा सा जिक्र हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लेवल लाइन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। Tomorrow we will meet for the further discussion as per our usual time, that will be the 6 p.m. This was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.